हेलो स्टूडेंट्स, आज है हमारा डे 8 और डे 8 में हमें चैप्टर नंबर 7 ही कंटिन्यू करना है, जिसका एक पार्ट हम कल कंप्लीट कर चुके हैं। और अब आपका फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम भी हो गया है, तो अब आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं अपने बिजनेस स्टडीज़ पर भी। आई नो बीच में इकोनॉमिक्स का भी एग्ज़ाम है, बट ये दोनों सब्जेक्ट्स आपके पैरेलली चल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं कहूँगी कि अब से सीरियस होकर आपने बिजनेस स्टडीज़ को भी करना है एंड एट द सेम टाइम इकोनॉमिक्स को भी करते हुए चलना है, राइट। तो हमने लास्ट पार्ट 1 के अंदर अपने मोटिवेशन और लीडरशिप इन दो एलिमेंट्स को कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में अब हम कंप्लीट करेंगे सुपरविजन और कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन इस बार इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो लास्ट टॉपिक था बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, जो लास्ट ईयर डिलीट हो गया था, इस साल दोबारा ऐड ऑन हुआ है। तो उसमें से ज़रूर 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 आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इवन सैम्पल पेपर में भी उसका क्वेश्चन है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सुपरविजन, वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट इसकी डेफिनेशन देखने में कोई बुराई नहीं है। तो तीसरा एलिमेंट जो सुपरविजन है वो ये कहता है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ की, अपने सबॉर्डिनेट्स की एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखनी होती है। ओवरसीइंग का मतलब क्या होता है? उनके ऊपर एक नज़र रखना, उनको इंस्ट्रक्शंस देना और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कराना अपने रिसोर्सेज का, ताकि हमारे टारगेट्स अचीव हो सके। देखो, सुपरविजन का मतलब क्या होता है? सुपर मतलब जो बॉस है, जो हाई अथॉरिटी है। विजन मतलब देखना, यानी कि बॉस की नज़र आपके ऊपर है, आपके काम के ऊपर है कि आप क्या कर रहे हो। दैट इज़ सुपरविजन, राइट। तो बस इतना ही हमें सुपरविजन को करना है। फोर्थ एलिमेंट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन निकला है कम्युनिकेट, यानी कि बातचीत। कोई भी डायरेक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शंस बिना कम्युनिकेशन के पूरी ही नहीं हो सकती। अगर मुझे आपको इंस्ट्रक्ट करना है तो चाहे वो मैं बोलकर इंस्ट्रक्ट करूँगी या लिख कर इंस्ट्रक्ट करूँगी, यानी कि इंस्ट्रक्शंस रिटर्न भी हो सकती हैं, ओरल भी हो सकती है, बट ये दोनों ही मीडियम कम्युनिकेशन का पार्ट है। सो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जहाँ पर हम अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। शेयर करने का जो मीडियम है वो कुछ भी हो सकता है, बट जहाँ भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा हो, आइडियाज़ एक्सचेंज हो रहे हो, वही हमारा कम्युनिकेशन है। अब ये कम्युनिकेशन दो तरीके के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। हमने ऑर्गेनाइजिंग के अंदर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कम्युनिकेशन है वो फॉर्मल हो गया, जो इनफॉर्मल का कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल हो गया, लेकिन दोनों के जो बेसिस ऑफ डिफरेंसेस हैं वो अलग अलग हैं। तो बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी एक का डिफरेंस दूसरे में लिखाते हैं। तो प्लीज़ आप दोनों के बेसिस को ध्यान से देखिएगा, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कम्युनिकेशन है, तो मिक्स नहीं करना है, ओके। सो फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो ऑफिशियल चैनल्स जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन में अपने आइडियाज़, अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। और आपको ही पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो चेन ऑफ कम्युनिकेशन है वो क्या है? स्केलर चेन। तो स्केलर चेन के थ्रू जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, दैट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन। It is also further divided into two, vertical and horizontal. So vertical communication means कि जब आपकी communication या तो upward जा रही है या downward जा रही है। तो vertical communication के भी further two parts हैं, upward और downward. अपवर्ड कम्युनिकेशन मीन्स जहां पर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ, यानी कि एक सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट करता है। तो ऐसा कब होता होगा? जब जो कम्युनिकेशन है वो सबॉर्डिनेट से स्टार्ट होती है। जब उससे कोई छुट्टी लेनी हो तो छुट्टी के लिए एप्लीकेशन जमा कर रहा है, अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट कर रहा है, उसे किसी तरीके का कोई सजेशन चाहिए, आपका ओपिनियन जानना है उसे, तो तब एक सबॉर्डिनेट की तरफ से कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो इट इज़ अपवर्ड कम्युनिकेशन। बट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है? जहाँ पर एक सुपीरियर सबॉर्डिनेट से कम्युनिकेट करता है, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सुपीरियर की तरफ से है। तो ऐसा जनरली कब होता होगा? जब हमारा सुपीरियर ऑर्डर्स देता
देता है, गाइडलाइंस देता है, नोटिसेस वगैरह सेंड करता है, तब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, क्योंकि सुपीरियर की तरफ से कम्युनिकेशन निकल कर आता है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, अगर आप वर्टिकल कम्युनिकेशन में हो तो। वहीं पे अगर हम हॉरिजॉन्टल यानी कि लेटरल कम्युनिकेशन में हैं, आप डायग्राम्स ध्यान से देखिएगा, अगर टॉपिक आता है तो डायग्राम्स बना कर आने आपको। तो हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जहाँ पर सेम डिपार्टमेंट या डिविजन्स आपस में बात कर रहे हैं, या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स भी आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जैसे कि एक प्रोडक्शन मैनेजर मार्केटिंग मैनेजर से बात करता है, मार्केटिंग मैनेजर सेल्स मैनेजर से बात करता है, सेल्स मैनेजर फाइनेंस मैनेजर से बात करता है। तो ये एक सेम लेवल पे लोग बात कर रहे हैं, तो सेम लेवल जो हुआ वो हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों होते हैं, और हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल में लोग आपस में बात कर सकते हैं। अभी फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर हमारे कुछ टाइप्स होते हैं। कैसे, मतलब जो नेटवर्क्स आपको देखने को मिलते हैं वो कुछ तरीके के होते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमारे पास है सी स्विफ्ट। यहाँ पे सी स्विफ्ट का जो टी है वो कुछ नहीं है, वो जस्ट मैंने याद रखने के लिए बनाया है। तो यहाँ पर जो सी है वो है सर्कुलर फ्लो, एस है सिंगल चेन नेटवर्क, डब्ल्यू है व्हील नेटवर्क, आई है आपका इन्वर्टेड वी, और आपका यहाँ पर जो ये एफ है ये है फ्री फ्लो। टी का कोई मीनिंग नहीं है। तो सी स्विफ्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए, सी स्विफ्ट फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। अब इसमें देखिए सिंगल चेन नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो हर सुपीरियर से अपने सबॉर्डिनेट की तरफ जा रही है थ्रू अ सिंगल चेन। जैसे पीवीआर में बैठते हैं ना, हम मूवी देखने के लिए बैठे हैं पीवीआर में, तो ऐसे लाइन से कुर्सी लगी होती है ना, तो हम जैसे चेन में सपोज करो कि एक एंड पे और आप हो और 4-5 लोग बीच में, और उसके बाद दूसरे एंड पे आपका कोई फ्रेंड है, आपको उससे बात करनी है, तो आप क्या करोगे, पहले एक को बताया, एक ने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, मतलब चेन। बचपन में चेन भी खेलते थे ना, चेन से चेन बनती चली जाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से सिंगल चेन है, जहाँ पर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इस तरीके से बात चलती है, लाइन से चलती है। फिर है व्हील नेटवर्क के अंदर ऑल द सबॉर्डिनेट्स अंडर वन सुपीरियर, जितने भी आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो एक ही सुपीरियर के अंडर है, कम्युनिकेशन भी उन्हीं के थ्रू होता है, उनको आपस में बात करना ही अलाउड नहीं है। जैसे कि मैं एक सुपीरियर हूँ, मेरे साथ मेरे 5 सबॉर्डिनेट जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ मैं ही अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कम्युनिकेट करूँगी, आपस में सबॉर्डिनेट एक दूसरे के साथ बात नहीं कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नेटवर्क चूज करते हैं तो उसे व्हील नेटवर्क कहते हैं। सर्कुलर फ्लो का मतलब क्या है कि जहां पर हर एक पर्सन अपने एडजॉइनिंग 2 पर्सन से बात कर सकता है, यानी कि एक है और 2 के साथ हमने हाथ मिला लिया। देखो आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, आपको ये देखो, ये एक पर्सन है और इसके साथ एडजॉइनिंग उसके 2 पर्सन्स हैं, तो इस तरीके से जो है आपस में बात हो सकती है, इट इज अलाउड। इसको मैं रब कर देती हूँ। उसके बाद है फ्री फ्लो का मतलब है कि हर एक पर्सन किसी दूसरे से फ्रीली बात कर सकता है। मतलब हमने यहाँ पर जो नेटवर्क रखा है वो फास्ट रखा है, ताकि कम्युनिकेशन में किसी भी तरीके का कोई डिले ना हो। तो आप देख सकते हो हर कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपका सर्कुलर फ्लो के अंदर ही देखो, हमने आपस में जब एक दूसरे के साथ सबको जोड़ दिया तो फ्री फ्लो हो गया। जबकि सर्कुलर फ्लो में आप सिर्फ अपने साथ जुड़े हुए 2 लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन फ्री फ्लो में आप किसी के साथ भी बात कर सकते हो। इन्वर्टेड वी देखो, क्योंकि उल्टा वी है, 2 वी हैं बेसिकली इसके अंदर। यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स को अपने इमीडिएट सुपीरियर से बात करना अलाउड है, ठीक है, और सुपीरियर के सुपीरियर से भी। यहाँ पर ये जो मैंने डार्क कलर के 2 सर्कल कर रखे हैं वो 2 सुपीरियर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है सुपीरियर, वो अपने 2 सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है, और उसी के नीचे एक और सुपीरियर है, वो उन दोनों ही सबॉर्डिनेट से बात कर सकता है। यानी कि आप यहाँ पे अपने सुपीरियर और अपने सुपीरियर के भी सुपीरियर से बात कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके के हमारे नेटवर्क है जो फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट बनते हैं। एडवांटेज क्या है फॉर्मल कम्युनिकेशन की? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान है, बेटर कंट्रोल है, कम्युनिकेशन ऑथेंटिक होती है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, उसके डिस्ट्रप्शन के चांसेस नहीं है कि मतलब बीच में कुछ मिलावट मॉडिफिकेशन हो जाए, इसके चांसेस नहीं है, ऑर्डरली स्मूथली चल रही है आपकी कम्युनिकेशन। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? रिजिड है,
जैसा है वैसा ही होना पड़ेगा उसको। इम्पर्सनल, कोई यहाँ पे पर्सनल रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। डिसीजन मेकिंग यहाँ पर स्लो हो सकती है। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। हमने फॉर्मल कम्युनिकेशन कर लिया। स्टूडेंट्स मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ अब, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। बातें करने को तो मैं आपसे बहुत सारी कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ कि हम फटाफट सिलेबस कंप्लीट कर लें। इसके बाद एक दिन मैं ज़रूर आपसे बात करने के लिए आऊँगी लाइव यूट्यूब पे, तब आप अपने डाउट्स वगैरह जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तो इसीलिए ये मत सोचिएगा कि मैम बहुत फटाफट 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 कंप्लीट करा रही हैं। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी एग्ज़ाम टाइम है, हमारे पास बातें करने का टाइम नहीं है। हमें जल्दी जल्दी सिलेबस अपना कंप्लीट करना है और अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना है। एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे फिर तो बातें ही बातें करनी है। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? जहाँ पर कोई फॉर्मल लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है। हम बात करने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ रहा है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में कहते हैं ना, बहुत डर डर के, बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है। लेकिन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है। बिंदास होके एकदम हम यहाँ पर बात करते हैं, चाहे जैसी भी बात हो। तो यहाँ पर इस फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन कहा जाता है, अंगूर के गुच्छे की तरह। जैसे होता है ना, कहीं से भी निकल जाता है अंगूर का गुच्छा, उसकी जो बेल होती है वो कहीं से भी निकल जाती है, फैलती चली जाती है। लाइक वाइज जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बिल्कुल हमारा वैसे ही होता है, इसलिए इसका नाम भी है ग्रेप वाइन। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन में अपनी ब्रांचेस को हर डायरेक्शन में फैला देता है। एग्जाम्पल, जैसे कि कैंटीन में बैठकर हम चिट चैट करते हैं, सुपीरियर्स की बुराई करते हैं ना, आप लोग भी तो करते हो ना रिसेस में। देखो मैडम बहुत खड़ूस हैं, बहुत डांटती हैं, जब देखो टैं 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 करती रहती हैं, 24 घंटे इनको डांटना ही होता है, इनके चेहरे पे कभी स्माइल ही नहीं आती है। तो ऐसे करते हो ना तुम लोग भी सुपीरियर के बारे में बात। सेम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भी करते हैं, सब लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। र्यूमर्स, अगर आपको किसी के बारे में कुछ पता चलता है, बात इतनी होगी उसको लंबा चौड़ा करके फैला देंगे। देख फलाने पता है वहाँ घूम रहा था, ट्यूशन के बहाने वहाँ पे घूमने के लिए गया हुआ था उसके साथ। तो ये सारे र्यूमर्स है ना, तो ये इनफॉर्मल में ही फैलते हैं। ठीक है। अब इसके टाइप्स क्या होते हैं ग्रेप वाइन के? फॉर दैट SGPC, इनफॉर्मल के लिए SGPC। अभी फॉर्मल वाले के लिए क्या था हमारे पास? सी स्विफ्ट। और यहाँ पर इनफॉर्मल के नेटवर्क्स के लिए क्या है? SGPC। तो S मीन्स है यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क, G है गॉसिप नेटवर्क, P है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क और C है क्लस्टर। तो सिंगल स्ट्रैंड नेटवर्क का मतलब क्या है? यहाँ पर भी सब लोग अब एक सीक्वेंस से बात कर रहे हैं। देखो, मैंने अभी आपसे कहा कि इनफॉर्मल में कोई लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता है, लेकिन कई बार ना हम थोड़े से चूजी हो जाते हैं अपने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। देखो, हम हर किसी से भी बात करना पसंद नहीं करते, या हर किसी से भी अपनी जो इंट्रैक्शन है वो करना नहीं पसंद करते। हमें नहीं पसंद कि अपनी पर्सनल बातें सबके साथ कर सकें। तो जब हम थोड़े से सिलेक्टिव हो जाते हैं तो नेटवर्क्स क्रिएट होने लगते हैं इनफॉर्मल में भी। तो इनफॉर्मल में भी ऐसे सिलेक्टिव हो जाने पर हमें ये 4 नेटवर्क्स देखने को मिले। तो जिसमें पहला मैं आपको बता ही रही हूँ कि सिंगल स्ट्रैंड, जहाँ पर यहाँ पर भी हमने सीक्वेंस में हम 5-6 दोस्त मिलकर मूवी देखने के लिए गए, मैं वही वाला एग्जाम्पल आपको दूंगी, और हम लाइन से बैठ गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक के कान में, दूसरे के कान में, तीसरे कान में से बोलते चले जा रहे हैं। या जैसे कि प्रेयर होती है ना, प्रेयर में लाइन से खड़े होते हैं, हमें कुछ बात कहनी है आगे वाले को, तो कान 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 में हम एक दूसरे से कहते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद है गॉसिप नेटवर्क। नाम से पता चल रहा है बिल्कुल गॉसिप होता है, और गॉसिप जो होती है वो नॉन सिलेक्टिव बेसिस पे होती है। खूब जमता है रंग जब मिल बैठते हैं 3 यार, आप, मैं और कोका कोला। ठीक है। तो गॉसिप तो बनती है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। प्रोबेबिलिटी नेटवर्क क्या है? जहाँ पर जो इंडिविजुअल्स हैं वो रेंडमली बात करते हैं। मतलब रेंडमली मीन्स जहाँ पर हमारे माइंड में कुछ है नहीं कि यार इससे बात नहीं करनी, उससे बात नहीं करनी। रेंडमली जैसे हम एक टॉपिक पे बात करने लगे तो मैंने भी कुछ कह दिया, आपने भी कुछ कह दिया, तो इट इज़ प्रोबेबिलिटी। क्लस्टर, जहाँ पर हम सिर्फ उसी बंदे से बात करते हैं जिस पे हमें ट्रस्ट होता है। तो आप ज़रा देख सकते हो इनके डायग्राम्स में भी, जब हम प्रोबेबिलिटी में हैं तो यहाँ पर रेंडमली हम किसी से ही बात कर रहे हैं, गॉसिप में सबसे बात कर रहे हैं, सिंगल स्ट्रैंड में हम सीक्वेंस में थे। क्लस्टर नेटवर्क में 2 लोग ऐसे हैं जिससे हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, मतलब हो सकता है हम उनको ट्रस्ट नहीं करते, इस वजह से हमने उनसे बात नहीं करी है। तो ये 4 हमारे इनफॉर्मल के एग्जाम्पल्स हैं नेटवर्क के: SGPC, सिंगल स्ट्रैंड, गॉसिप, प्रोबेबिलिटी एंड क्लस्टर। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है? इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन यहाँ पे बहुत रैपिडली स्पीडली फ्लो होती है, फीडबैक बहुत जल्दी मिल जाता है,
वही बात कि सोशल नीड्स जो हमारी फॉर्मल में नहीं पूरी हो पाती, जो बात हम वहाँ नहीं कह सकते, वो यहाँ आके कह देते हैं। यहाँ पर फॉर्मल कम्युनिकेशन की वो सारी डेफिशिएंसीज पूरी हो जाती हैं, जो कमियाँ वहाँ रह जाती हैं वो यहाँ आकर पूरी हो जाती हैं। बट डिसएडवांटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब कि उसके कंपैरिजन में कहूँगी डिसएडवांटेज कुछ ज़्यादा ही हैं। लाइक स्प्रेड रूमर्स, यहाँ पर रूमर्स फैलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो सकती है, वो कहते हैं ना मिर्च मसाला लगा के बात को बताना, थी बात कुछ और उसको कहा कुछ और, तो ये चांसेस बिल्कुल हैं। हैम्पर्स द वर्क इन्वायरमेंट, देखो ज़रूरत से ज़्यादा अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ इनफॉर्मल हो जाना कई बार हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर देता है। अब देखो बहुत ज़्यादा अगर टीचर्स भी आप लोगों के साथ फ्रैंक हो जाते हैं ना, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप कुछ भी बोलने से पहले ना फिर सोचते नहीं हो। देखो देयर शुड बी अ डिस्टेंस, एक होना चाहिए टीचर्स और सबॉर्डिनेट, वो कहते हैं आंखों की शर्म होती है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। और अगर वो ख़त्म हो जाती है ना तो रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाती है। तो अगर ज़रूरत से ज़्यादा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होने लग गया तो इन्वायरमेंट ख़राब हो सकता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन भी लीकेज हो सकती है। हम कह तो देते कि यार देखो किसी को बताना नहीं है बात, लेकिन जो बात आप खुद अपने पास नहीं रख पाए वो बात सामने वाला कैसे रख पाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी लीक हो जाए। नाउ द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन का मतलब है जहाँ पर स्केलर चेन के थ्रू हम बात करते हैं। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर जो फॉर्मल लाइंस ऑफ अथॉरिटी हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। फॉर्मल में जो हम फॉर्म यूज़ करते हैं वो ओरल और रिटन कुछ भी हो सकती है। इनफॉर्मल में जनरली हम ओरल ही बात करते हैं। बाकी आजकल वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये सब है हमारे पास मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। स्पीड, फॉर्मल में टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि हमें पूरा चेन ऑफ कमांड फॉलो करना होता है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बहुत आसानी से बात कर सकते हैं। फॉर्मल में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इनफॉर्मल में र्यूमर्स हो सकते हैं। एम और पर्पस, फॉर्मल में हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। इनफॉर्मल में हम अपनी सोशल नीड, यू कैन से कि हम अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं, अपने दिल की बातों को कहना चाहते हैं। डायरेक्शन, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कुछ भी हो सकता है फॉर्मल में। और इनफॉर्मल में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, ये तो मैंने बताया ना ग्रेप फाइन की तरह होता है। एग्जाम्पल्स, फॉर्मल में वही ऑर्डर्स देना, रिक्वेस्ट करना लीव के लिए। इनफॉर्मल में तो बस हमें वही चिट चैट करना है, हमें अपने दिल की बात कहनी है, दैट्स इट। तो इसी के साथ हमने फॉर्मल इनफॉर्मल ख़त्म कर लिया है, लेकिन कम्युनिकेशन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होने वाला है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, की बातचीत करते टाइम वो कौन सी रुकावटें आती हैं हमारे कम्युनिकेशन में, तो उसको अभी हम नेक्स्ट टॉपिक अभी कवर करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक अब जो हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। सो बैरियर्स मीन्स कॉन्स्ट्रेंट्स, रुकावट, कि कई बार हम कम्युनिकेशन करते तो हैं लेकिन उसके बीच में बहुत सारी ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जो उस कम्युनिकेशन को ख़राब कर देती हैं। तो ऐसे हमें 4 बैरियर्स पढ़ने हैं। वन इज़ सिमेंटिक बैरियर्स, psychological barriers, personal barriers and organizational barriers। तो वन बाय वन अब इनको हम कवर अप करके चलते हैं। तो पहला है हमारे पास सिमेंटिक बैरियर्स। सिमेंटिक मीन्स लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज। दीज बैरियर्स आर रिलेटेड टू द लैंग्वेज, यानी कि हम जो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, कोडिंग डिकोडिंग होती है, ये बैरियर्स उससे कनेक्टेड है। तो इस बैरियर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे लैंग्वेज हमारी कम्युनिकेशन को हैम्पर करता है। तो इसके लिए बिल्कुल आप लोगों को ज़ोर से एकदम जोश में बोलना पड़ेगा। बट बिजनेस स्टडीज़ इज़ योर फ्रेंड, आप जितना मर्जी उसको अपना दुश्मन समझे, बट बिजनेस स्टडीज़ इज़ फ्रेंड, बिजनेस स्टडीज इज़ योर फ्रेंड। वेयर बी स्टैंड्स फॉर बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, यू स्टैंड्स फॉर अनक्लैरिफाइड assumptions, T stands for technical jargon. Again, there is a B, which is body language and gesture decoding. S stands for symbols with different meanings. And then F stands for the faulty translation. तो ये हमारे पास 6 semantic barriers हैं। स्टार्ट करते हैं इन्हें। पहला है हमारे पास बैडली एक्सप्रेस मैसेज। अब क्या होता है ना, जब हम लोग आपकी कॉपीज़ चेक करते हैं ना, आपकी मतलब आंसर शीट चेक करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप इतनी अच्छी इंग्लिश लिखते हो ना, मतलब मज़ा ही आ जाता है बस उसको पढ़ के। मैं क्या ही बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद यार बच्चे ने पूरा मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर टॉप मारा होगा। और उस लैंग्वेज को मतलब आप अपने अंदर की भावनाओं को इतने अच्छे से उसके अंदर लिखते हैं कि मेरे को बस समझना पड़ता है। मैं समझ लेती हूँ आपकी भावनाओं को, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं समझ लेती हूँ बच्चों की भावनाएं।
और नंबर मिल जाते हैं। तो दिस इज़ बैडली एक्सप्रेस मैसेज। आप कहना कुछ चाहते हो और लिखते कुछ हो, जिसको हम टीचर्स को समझना पड़ता है। समटाइम्स हम नहीं समझ पाते हैं, बट फिर भी हम जितना कोशिश करते हैं कि हाँ समझ जाएं। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इनएडिक्वेट वोकेबलरीज का यूज़ करना, गलत वर्ड का इस्तेमाल करना, कुछ वर्ड भूल जाना। अब जैसे जो बच्चे रटते हैं, है ना, अब वो क्या करते हैं, इज़े मार भी रट लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, जो रटते हैं उनको मीनिंग तो नहीं पता होता, तो वो बीच में कुछ वर्ड्स खा जाते हैं। वर्ड्स खा जाते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सेंटेंस नहीं पूरा हो पाता है, सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन है वो ख़राब हो जाती है। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज को आपने कैसे पहचानना है कि जब भी आप कोई वर्ड लिखना भूल गए, आपने कोई गलत वर्ड का इस्तेमाल किया, वोकैबुलरी ठीक नहीं थी, वर्ड मीनिंग्स की प्रॉब्लम है, तो दैट इज़ बैडली एक्सप्रेस मैसेज। ओके, देन सिंबल्स विद डिफरेंट मीनिंग्स। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स होते हैं जो हैं तो सेम लेकिन उनके मतलब अलग हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, वैल्यू। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग? अब यहाँ पर वैल्यू से मतलब क्या हो सकता है भाई? देखो, किसी बहुत ही आपके अजीज़ ने, आपकी बहुत ही अच्छी फ्रेंड ने, आपके बहुत अच्छे फ्रेंड ने आपको एक रिंग दी, तो आपसे अगर मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस रिंग, तो आप तो बहुत ही इमोशन से बह जाते हो ना कि मैम दिस इज़ सो प्रीशियस, प्राइसलेस। बट मेरा मतलब तो ये था कि कितने की है ये रिंग। यानी कि मैं तो प्राइस पूछना चाह रही थी और आप तो भावनाओं में डूब गए, आप तो उसकी इंपॉर्टेंस को देखने लग गए। आई वैल्यू आवर फ्रेंडशिप। यहाँ वैल्यू फ्रेंडशिप से। अब देखो, वहाँ ऊपर रिंग का वैल्यू का मतलब प्राइस से हो सकता था, लेकिन यहाँ वैल्यू फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली दोस्ती की कोई कीमत नहीं होती, राइट। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लर्निंग कंप्यूटर स्किल्स? यहाँ पर वैल्यू का मतलब क्या है? यूसेज से। लेकिन कई बार यहाँ पर वैल्यू बोलने से मतलब भी तो आप ये समझ सकते हो कि कंप्यूटर सीखने की कितनी प्राइस है। तो एक ही वर्ड है लेकिन उसके मीनिंग कितने हैं। अब मैं क्या सोचती हूँ और आप क्या सोच रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स अलग अलग हो सकते हैं, और तो सबके परसेप्शंस भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये भी एक लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर है। फॉल्टी ट्रांसलेशन। अब क्या हुआ कि मैं एक महीने के लिए चाइना होकर आई, और अब ज़्यादातर मैं चाइनीज़ ही बोलती हूँ। अब मैं क्लास में आई पढ़ाने के लिए, और अब मेरे को चाइनीज़ ही बोलनी है, मेरे को नहीं इंग्लिश और हिंदी बोलना। तो मैं आई खींचा कौचा पीछा खाँचा करके मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। अब आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज्ड कि मैम क्या हो गया, ये मैम बोल क्या रही हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैंने एक ट्रांसलेटर बुलाया, और ट्रांसलेटर थोड़ा सा नौसिखिया था, नया नया सीख कर आया था। तो मैं को जो भी समझाना होता था, बोलना होता था, गाइड करना होता था, मैं उसको बोलती थी किंचा कौनचा पाँचा किंचा, तो उसको वो कन्वर्ट करके दे देता था। अब क्या हुआ कि समटाइम्स वो भी थोड़ा सा नौसिखिया था, अभी इतना ज़्यादा प्रोफिशिएंट नहीं था दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो कई बार ना आपको बहुत गलत बात बता देता था, मतलब ट्रांसलेशन उसने गलत कर दी। अब उसने ट्रांसलेशन गलत कर दी, मैं कुछ कहना चाहती थी और आप कुछ समझ रहे थे। मैंने उसको कांचा पांचा करके बोला कि बच्चों को बोलो ओपन देयर बुक्स। उसने कहा आपको कि दिस इज़ योर गेम पीरियड, नाउ यू मे एंजॉय दिस पीरियड, और आप उठ के सब चल दिए। तो हो गया ना पीरियड, होगी पढ़ाई। तो ऐसे में अगर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, और अगर हम दोनों लैंग्वेजेस में प्रोफिशिएंट नहीं हैं, तो ये भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट करता है। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, वही कि हम कई बार हम खुद ही अजम्पशन बना लेते हैं ना। जैसे कि हमारे पास बुक में एक एग्जाम्पल है कि एक बॉस है, उसने अपने ना ड्राइवर को, अपने सबॉर्डिनेट को ये बोला, उसका कोई गेस्ट आने वाला था, दैट टेक केयर ऑफ द गेस्ट। ओके, तो अब सबॉर्डिनेट ने कहा ओके सर। ना तो उसने फर्दर कुछ बोला कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टेक केयर ऑफ़ योर गेस्ट, मुझे कहाँ तक उसको टेक केयर करना है। ना ही उसके बॉस ने उसको क्लियरली ये बात बताई कि क्या करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बॉस का वैसे मतलब तो ये था कि जब तक गेस्ट यहाँ पर है ना, तब तक आपको उसका सब कुछ ध्यान रखना है, उसके रहने खाने पीने सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बट सबॉर्डिनेट को ये लगा कि जस्ट बिकॉज आई एम अ ड्राइवर, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, इसको होटल तक छोड़ कर आना है। तो यहाँ सफ़र किसने किया? उस गेस्ट ने। क्यों? क्योंकि ये दोनों ने ही अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस थी। ना उसने पूछा सबऑर्डिनेट ने, ना बॉस ने क्लैरिफाई किया। तो इस तरीके की चीज़ें भी क्या होती है कि जब हम अपने आप ही अजम्पशंस बना लेते हैं ना कि हाँ ऐसा ही होना होगा, हम क्लियर नहीं करते हैं, तो ये भी एक तरीके का बैरियर है। टेक्निकल जार्गन्स। जार्गन्स मीन्स वर्ड। हर फील्ड की ना अपनी कुछ वोकैबलरीज होती हैं, अपने कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। अब क्या होता है कि सपोज़ मेरे को ना क्रिकेट की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो मैं ना इसलिए क्रिकेट देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि उसमें जब कुछ चीज़ें होती हैं ना मुझे समझ नहीं आती हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी एक वोकैबलरीज हैं।
और यहीं पर अगर आप मुझसे बिजनेस स्टडीज़ के बारे में बात करोगे तो आई नो दोज वोकैबुलरीज, बट वहीं पे जब हम टीचर्स भी कुछ चीज़ें बोलने लग जाते हैं, जैसे कि हमारे बिजनेस में मटेरियल वर्ड नॉर्मली सामान के लिए यूज़ किया जाता है, बट हम मटेरियल इस्तेमाल करते हैं इम्पॉर्टेंट के लिए। कोई भी चीज़ अगर इम्पॉर्टेंट होती है तो हम उसे बोलते हैं इट इज़ मटेरियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो दीज आर द टेक्निकल वर्ड्स। तो अगर सामने वाले से जिससे हम बात कर रहे हैं वो इन वर्ड्स का मतलब नहीं जानता होगा तो वो हमारी बात को समझ ही नहीं पाएगा। तो दिस इज ऑल्सो अ लैंग्वेज बैरियर। बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। हमारी जो बॉडी है वो भी कुछ कम्युनिकेट करती है, मतलब हम इशारे करते हैं तो वो इशारे भी हमारे कुछ कहते हैं। तो अगर कोई मैच नहीं है व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन योर बॉडी मूवमेंट्स, तो यहाँ पर जो मैसेज है वो गलत परसीव होगा। मैं ऊपर से आपको डांट रही हूँ लेकिन मेरे चेहरे पे आपको स्माइल दिख रही है, तो आप कहेंगे ये हो क्या रहा है, मुंह से तो इतने कठोर शब्द सुनाई दे रहे हैं लेकिन चेहरे पे एक बहुत अच्छी स्माइल है। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे गेस्चर्स डिकोडिंग जो होती है ना, तो उसके अंदर भी एक मैच होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारे ये 6 सिमेंटिक बैरियर्स ख़त्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वाले बैरियर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास साइकोलॉजिकल बैरियर्स। साइकोलॉजिकल बैरियर्स आर बैरियर्स रिलेटेड टू अ माइंड, यानी कि हमारे माइंड, हमारे कह सकते हो इमोशंस, जैसे कि एंगर, हम कभी गुस्से में हैं, हम स्ट्रेस में हैं, एनजाइटीज़ हैं। तो बहुत सारे ऐसे हमारे इमोशंस होते हैं, हमारी मेंटल स्टेट होती है जो बैरियर क्रिएट कर देती है कम्युनिकेशन के टाइम पे। तो अब इसके हम टाइप्स पढ़ते हैं। इट इज़ डी ट्रैप। डी मतलब क्या है, डिस्ट्रस्ट। टी मतलब है यहाँ पर ट्रांसमिशन, यानी कि लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। ये टी आर ट्रांसमिशन एंड रिटेंशन के लिए ही है। ए है हमारे पास अटेंशन, यानी कि लैक ऑफ अटेंशन। पी है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। तो देखिए ज़रा अब इनमें प्री मैच्योर इवैल्यूएशन, कई बार क्या होता है कि हम लोग सामने वाले के बोलने से पहले ही अज्यूम कर लेते हैं कि वो क्या कहने वाला है, और हमें लगता है कि हाँ ठीक है वो समझ गया होगा। तो ना तो आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हो और ना हो उसे कंप्लीट करने देते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है कि बॉस कह रहा था टुमारो इज़, वो कहना चाहता था टुमारो इज़ एक्स्ट्रा वर्किंग डे, बट आपने कह दिया ओके सर वी गॉट इट, और आपने इवेलुएट कर दिया टुमारो इज़ हॉलीडे। अब वो तो आ गया अपने ऑफिस में, आप सबका वेट कर रहा है और आप सब अपने घर पे बैठे हो आराम से, क्योंकि उसे लगा था कि शायद आप समझ गए हो कि मैं एक्स्ट्रा वर्किंग के डे के लिए बुला रहा हूँ, क्योंकि छुट्टी तो मैं कभी देता नहीं हूँ ऐसे। और आपने सोच लिया अरे बहुत दिनों से सर ने छुट्टी नहीं दी थी, अब सर छुट्टी ही देने वाले होंगे, तभी तो स्पेशली बुला के कह रहे थे हमें। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। आपने बात को सुनने से पहले ही मान लिया कि हाँ, आपका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा था कि हाँ हमें पता है पता है पता है, हमें सब पता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ अटेंशन। लैक ऑफ अटेंशन क्या है, अब सपोज़ करो कि मैं तो यहाँ पर आपको सब कुछ समझा रही हूँ, आप वीडियो खोल के देख भी रहे हो, बट आपका दिमाग किसी और ही दुनिया में है, एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर रहना आपको बहुत पसंद है। आपके ख्यालों की वो जो दुनिया है ना, वो मलिका है, आप पूरी उस मलिका में मस्त हो, लेकिन आपकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही थी उसे आप भूल गए। तो पूरी वीडियो भी अगर आपने सुनी होगी ना तो आपके दिमाग में लेकिन कुछ गया नहीं होगा, पूरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी लेकिन आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपका अटेंशन नहीं था। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में कई बार हो जाता है कि हम प्री ऑक्यूपाइड माइंड के साथ होते हैं। सपोज़ कोई एक सुपीरियर है, वो किसी फाइल में व्यस्त था और एक सबॉर्डिनेट आता है, अपनी प्रॉब्लम उसके सामने रखता है, और क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सुपीरियर अपनी फाइल में मस्त और प्री ऑक्यूपाइड था, मैं ये नहीं कहूँगी कि मस्त था, मतलब प्री ऑक्यूपाइड था, पढ़ रहा था उसको, तो वो नहीं सुन पाया कि सबॉर्डिनेट ने उसे क्या कहा, और हाँ हाँ ओके ओके करके उसको भेज दिया। तो यहाँ एम्प्लॉय जो सजेशन लेने आया था या जो उसको चाहिए था ओपिनियन अपने सुपीरियर का या अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो चाहिए था, वो उसे नहीं मिल पाया, तो वो डिसअपॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि सुपीरियर का अटेंशन नहीं था। नेक्स्ट इज़ लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। जब हमारा कम्युनिकेशन बहुत सारे चैनल्स के थ्रू गुजरता है ना, तो कई बार इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट हो जाती है, यानी कि जितना हमने कम्युनिकेट किया था कई बार वो धीरे धीरे थोड़ी सी कम हो जाती है। In case of transmission also people can't retain the information for a long time। और जब इतने सारे चैनल्स होते हैं ना तो लोग उसको रिटेन मतलब अपने पास रख भी नहीं पाते, उस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को, जो ओरिजिनल मैसेज होता है उसको रिटेन नहीं कर पाते हैं। डिस्ट्रस्ट।
डिस्ट्रस्ट क्या है कि अगर कोई पार्टी आपस में एक दूसरे को बिलीव नहीं करती है, ट्रस्ट नहीं करती है, तो भी ना हम सामने वाले के मैसेज को नहीं समझ पाते। अब जैसे कि क्लास में होता है ना कि हमें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तो हम उसी बच्चे को बोलते हैं जिस पे हम थोड़ा सा ट्रस्ट करते हो, क्योंकि कई बार कुछ नॉटी स्टूडेंट्स होते हैं जो कर देते हैं ऐसी हरकत कि नहीं भी आपको वो बात करने के लिए कहा गया लेकिन आप कर देते हो, क्यों मैम का नाम लेके बता देते हो ना, क्या मैम ने बोला था कि ऐसे करना है। तो ऐसे ऐसे जो बच्चे कर देते हैं शरारत, तो फिर हम उनको वो काम करने के लिए नहीं कहते हैं। तो जहाँ पर हमें लगता है कि नहीं, सामने वाले पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, तो कि भाई एक्चुअल में अब एक बच्चे ने आके कहा जो हमेशा ऐसे नॉटी वाली हरकतें करता है कि ना, फिजिकल एजुकेशन वाली मैम ने कहा है कि सब बच्चों को ग्राउंड में भेज दो, आज वो पीरियड लेंगी। अब हमें क्या लगेगा कि यार ये तो मजाक करता है, इसको खुद ही सारे दिन ग्राउंड में रहना होता है, तो हम उसकी बात पे विश्वास नहीं करते। हम उसको फिर चेक ऑन करते हैं कि हाँ ये बात सच भी है कि नहीं है। ऑर्गेनाइजेशंस में भी ऐसा होता है, तो ये हमारा डिस्ट्रस्ट है। तो ये हमारे 4 साइकोलॉजिकल बैरियर्स थे जो हमारे मेंटल स्टेट से जुड़े हुए होते हैं, जो बैरियर्स क्रिएट करते हैं। 2 बैरियर्स हमने कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ना पॉलिसीज़, रूल्स, रेगुलेशंस, स्टेटस, स्ट्रक्चर, ये भी एक तरीके का बैरियर क्रिएट करते हैं। जो रिलेशनशिप्स होते हैं आपस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, वो भी बैरियर क्रिएट करते हैं। तो अब इसके जो टाइप्स हैं हमारे पास वो भी 5 हैं, जिसके लिए कॉप्स ऑफ राजस्थान, ये याद रखना है आपको। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स के लिए कॉप्स ऑफ राजस्थान, थोड़ा सा दिख नहीं रहा है फोटो के अंदर, तो आप उसको लिख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के लिए कॉप्स ऑफ राजस्थान। और मैं ये मानकर चल रही हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग बिल्कुल मेरी गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं और नोटबुक बन रही है, साथ साथ आप लोग लिखते जा रहे हैं सब कुछ, ताकि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उसके सुबह सुबह जो आपको एक अर्ली मॉर्निंग रिवीजन होता है वो बहुत आप इजीली कर पाएँ। क्योंकि देखिए बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे मैरिट डिमेरिट्स प्रोसेसेस हैं। अगर आप लोग रोज़ डे टू डे उसे नहीं रिवाइज़ करेंगे तो आप उनको भूल जाएंगे। और हेडिंग्स अगर आपको रिवाइज़ होंगी ना, हेडिंग्स आपको याद होंगी, तो बहुत अच्छे से आप पेपर में लिख पाएंगे। अंदर का कंटेंट आप फिर भी बना के लिख सकते हैं, लेकिन हेडिंग्स आपकी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो अब कॉप्स ऑफ राजस्थान क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, जिसमें सी है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ओ है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, पी है हमारे पास यहाँ पर पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, और हमारे पास एस है स्टेटस, और आर के लिए है यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो देखिए ज़रा, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ होती हैं, अगर वो सपोर्टिव नहीं है, जैसे कि अगर आपने पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन रखा हुआ है। अब सेंट्रलाइजेशन का मतलब तो ये होता है ना कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल के हाथों में है। तो वहाँ पर कैसे एक एम्प्लॉय अपनी बात को कह पाएगा, जहाँ पर उसे हर एक चीज़ के लिए तो टॉप लेवल से परमिशन लेनी है, जहाँ पर आपके पास ये ऑटोनॉमी है ही नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर सको। तो वहाँ पर भी जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर पाते, एक बैरियर सा क्रिएट हो गया है। उस पॉलिसी ने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। रूल्स और रेगुलेशंस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर इतने स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी होती है ना, वो टाइम पे हो ही नहीं पाती। कई बार होता है कि हमारे माइंड में एक आइडिया है, लेकिन हमारे जो रूल्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो हमें परमिट नहीं करते कि हम उस बात को कर सकें, कि हम डायरेक्टली इस काम को कर सकें। कई बार होता है कि हमें भी अपने बच्चों से इंटरेक्ट करना होता है, लेकिन हम बंधे होते हैं अपने स्कूल रूल्स से कि हम नहीं इंटरेक्ट कर पाते हैं। वो जो टाइमली इन्फॉर्मेशन हमें पहुँचानी होती है वो हम नहीं पहुँचा पाते। तो ये भी एक बैरियर है। स्टेटस, कई बार किसी का स्टेटस किसी को बात करने से रोकता है। एक वो कह सकते हो कि एक प्राउड होता है कि मैं तो इस पोजीशन पे हूँ तो मैं क्यों बात करूँ, तो होता है ये। तो जो लोग स्टेटस कॉन्शियस होते हैं ना, वो अपने सबॉर्डिनेट के सामने फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी बातों को या अपनी फीलिंग्स को। कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैनेजरल लेवल्स होते हैं, तो अगर बहुत सारे मैनेजरल लेवल्स होंगे ना, तो कम्युनिकेशन डिले हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे फिल्टरिंग पॉइंट्स होंगे। फिल्टरिंग पॉइंट्स मीन्स बहुत सारे लोगों से गुजर रही है ना इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं भाई ह्यूमन बींग्स हैं, कुछ एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन हो ही सकता है। ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़ स्मूथ नहीं है, ऐसी नहीं है कि हाँ हम फटाफट कम्युनिकेट कर सके, तो कम्युनिकेशन ख़राब हो सकती है। अब जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ना कंप्लेंट बॉक्स होते हैं, कि सपोज़ आपने कोई बात नहीं कह पा रहे हो, आप कंप्लेंट बॉक्स में लिख दो,
कोई सजेशन बॉक्स है, सजेशन बॉक्स में अपना सजेशन डाल दो। तो अगर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं होती है ना, तो भी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हैम्पर हो जाता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, कि आपने पॉलिसी ऐसी बनाई, रूल्स ऐसे हैं, कोई किसी का स्टेटस उसको रोक रहा है बात करने से, तो जो बैरियर क्रिएट कर रहे हैं। अब लास्ट जो हमारे पास बैरियर है, पर्सनल बैरियर्स, फॉर दैट प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, आई एम सो टायर्ड, आई नीड अ कप ऑफ टी। तो पर्सनल बैरियर्स को कहने से पहले क्या चाहिए? अ कप ऑफ टी, है ना। हम इंडियंस हैं, इंडियंस चाय लवर्स होते हैं, तो पर्सनल बैरियर्स तभी दूर होंगे जब एक एक कप चाय मिलेगी। तो टाइप्स ऑफ पर्सनल बैरियर्स के लिए याद रखना है अ कप ऑफ टी, आगे लिख सकते हो। तो ये जो हमारे पर्सनल बैरियर्स हैं, दीज आर रिलेटेड टू द पर्सनल परसेप्शन, हमारी अपनी पर्सनल कुछ कह सकते हो ग्रजेस हैं, जिसकी वजह से हम सामने वाले से बात नहीं करना चाहते कि इसने हमारे साथ पहले कुछ गलत किया था, मैं नहीं बात करूँगा इससे, या मैं नहीं बात करूँगी इससे, है ना। सो नंबर वन इज़ फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कई बार क्या होता है ना, कि हमें लगता है कि यार अगर हमने ये बात बोली ना, तो ऐसा ही ना हो कि हमारी खुद की अथॉरिटी पे बात आ जाए। मुझे कुछ पता चला कि यार ऑर्गेनाइजेशन में ना ये चीज़ गलत हो रही है, अब मैं सोच रही हूँ कि अगर ये बात मैं बताने के लिए गई तो कहीं वो मेरे ऊपर ही ना आ जाए कि आपको कैसे पता चला, आप ऐसा क्या कर रहे थे। होता है कई बार उल्टा पलट के अपने ऊपर ही बात आ जाती है। तो कई बार लोग अपने खुद की अथॉरिटी के छिन जाने के डर से कम्युनिकेट नहीं करते हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन ए सबॉर्डिनेट, अगर किसी सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट की कम्पिटेंसीज, उसकी कैपेबिलिटीज़ पे शक है, तो भी वो उनको एडवाइस और ओपिनियन जो उनके हैं वो नहीं लेता। उन्हें कहता है कि ठीक है, तो बेकार की बात करता है, सुन लेते हैं लेकिन उसकी बात को समझते नहीं हैं। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, कई बार सबॉर्डिनेट जो होता है उसे लगता है कि नहीं, अगर उसने कम्युनिकेट किया तो शायद उसके ऊपर ही इस बात को लाया जाएगा, यानी कि उसी को अफेक्ट कर सकती है, या उसके इंटरेस्ट में, उसके हित में ये बात नहीं जाएगी, मतलब हमारी विलिंगनेस, हमारी इच्छा नहीं है इस बातचीत को करने की, तो इस वजह से भी बैरियर क्रिएट हो जाता है। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, मेरे पास बहुत सारे सजेशंस हैं, बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के फ़ायदे के लिए हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा फ़ायदा दे भी देती हूँ तो कंपनी का फ़ायदा हो जाएगा, मैंने सजेशन दे दिया, लेकिन मुझे उससे कुछ नहीं मिल रहा है, मुझे कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, मुझे कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा, मेरे काम की सराहना नहीं हो रही है। तो मैं एक बार बताऊँगी, दो बार बताऊँगी, उसके बाद मुझे लगेगा कि यार क्या फ़ायदा है कुछ कह के, कुछ भी फ़ायदा तो होता नहीं है, तो अपना फ़ायदा ही देखते हैं बस। तो ऐसे में फिर हम कम्युनिकेट करना छोड़ देंगे। तो ये हमारे 4 पर्सनल बैरियर्स थे जो हमारी कुछ पर्सनल चीज़ों से जुड़े हैं, जैसे कि हम खुद डर रहे हैं अपनी अथॉरिटी को लूज़ करने के लिए, हमें लग रहा है कि हमारी अथॉरिटी चली जाएगी, कॉन्फिडेंस नहीं है एक सुपीरियर को अपने सबॉर्डिनेट पे, हम बातचीत करना नहीं चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, और जहाँ हमें इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा है, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो भी हम कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो इसी के साथ चारों बैरियर्स कंप्लीट होते हैं। प्लीज़ बैरियर्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले भी हमेशा बैरियर्स का क्वेश्चन आता था और इस बार भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कम्युनिकेशन के अंदर हमारे पास टॉपिक है इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवनेस, यानी कि आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे अच्छा कर सकते हो, वो क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी होती हैं जिससे आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है। आप इसमें जैसे कि लगभग 9 पॉइंट्स हैं, आप 6 पॉइंट्स कर लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो 6 मार्क्स में आने के चांसेस नहीं हैं इस क्वेश्चन के, बट स्टिल आप 6 याद कर लीजिए, बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे कोई याद करने में प्रॉब्लम आएगी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आने के ही चांसेस हैं। बट मे बी अगर केस स्टडी में आ गया तो बहुत रेयर है, लेकिन फिर भी आप हर तरीके से हमें प्रिपेयर होके जाना है, क्योंकि हमने कौन सा 40-50% लाने हैं, हमने तो 90% लाने हैं भाई, हम तो सब कुछ पढ़ के जाएंगे, 90 क्या उससे भी ज़्यादा लेकर आने हैं, है ना भाई। तो चलो सारे पढ़ लेते हैं। सो कन्वे द थिंग्स टू हेल्प एंड वैल्यू टू द लिसनर्स, वही बात बोलो जो सामने वाले के लिए, जो सुनने वाला है उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो, जो उसको वैल्यू करता हो। जब भी आप मैसेज कन्वे करें तो पहले सामने वाले का इंटरेस्ट जान ले। अब मैं कुछ भी यहाँ पे बोलती रहूँ, आपके काम की ना हो बात, तो आप क्यों सुनेंगे मेरी बात? एक बार सुनेंगे, दो बार सुनेंगे, तीसरी बार यही बोलेंगे तो बिना मतलब की बकवास करती हैं ये भी, तो क्यों सुनोगे आप? तो मैं आपके इंटरेस्ट की बात ही तो लेकर आती हूँ, तभी तो आप मेरी बात सुन रहे हैं यहाँ बैठ के। तो हमेशा ये जान लो कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, फिर कम्युनिकेट करो, तभी तो आपकी बात को समझेगा। दूसरा, क्लैरिफाई द आइडियाज़ बिफोर कम्युनिकेटिंग। आप
जो भी प्रॉब्लम कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने सबॉर्डिनेट से, पहले वो आपको क्लियर हो। मैं कह रही हूँ मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी, पहले मुझे तो पता हो कि प्रॉब्लम्स क्या हैं। मैं खुद ही नहीं जानती कि वो प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं आपको क्या सजेशन दूंगी, क्या आपको सॉल्यूशन दूंगी। तो पहले खुद ही आपको क्लियर हो हर पर्सपेक्टिव से कि क्या आपको कम्युनिकेट करना, तो क्लैरिफाई करो पहले उन आइडियाज़ को। थर्ड इज कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द रिसीवर। हमेशा अपनी कम्युनिकेशन को सामने वाले की एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग लेवल के साथ करो। आप किसी के साथ बातचीत करो, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे बैंक से या फिर जैसे जो पॉलिसीज़ देते हैं, म्यूचुअल फंड्स वाले होते हैं, ये लोग कॉल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग क्या बिठाते हैं, थोड़े से ऐसे बंदे बिठाते हैं जिनके इंग्लिश फ्लुएंट होती है, इनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं, और ये हर तरीके के बंदों को फ़ोन करते हैं। अब आप हर तरीके के बंदों को फ़ोन करो, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का एजुकेशन लेवल उतना हाई हो कि वो आपकी फ्लुएंट इंग्लिश समझ सकता हो। आप अपने पूरे प्लान को टाना करके बोलते हुए चले जाते हैं, अब सामने वाले को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि उसका एजुकेशन लेवल कैसा है। आप अपनी बात तभी तो सामने वाले को समझा पाओगे जब वो उसको समझ सकता होगा। तो हमेशा अपने कम्युनिकेशन को सामने वाले के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से मैच कराना है आपको। नेक्स्ट, बिवेयर ऑफ द लैंग्वेज, टोन एंड द कंटेंट ऑफ द मैसेज। हमेशा अपनी टोन का ध्यान रखें। हो सकता है आप सही बात कह रहे हो, लेकिन अगर आपकी टोन गलत होगी ना, तो वो मैसेज नहीं कन्वे हो पाएगा, ठीक है। होता है कई बार कोई बच्चे भी होते हैं, वो ना कह सही बात रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो टोन है ना, कहीं वो इतने अफेक्ट कर जाती है ना हमें कि हमें बुरा लग जाता है और हम गुस्से में भी आ जाते हैं। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना है, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कंटेंट है, वो ध्यान रखना है। वो किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करता हो, आपको ऐसी बात कहनी है। बी अ गुड लिसनर। एक अच्छा कम्युनिकेटर ना वही होता है जो सामने वाले अपनी बात कहे ना, सामने वाले की बात सुने। और मैं ज़रूर सुनूंगी आपकी बात, डोंट वरी। तो मैनेजर को एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, पेशेंट, मतलब उसके अंदर थोड़ी सा ये ना धैर्य होना चाहिए, अटेंटिव होना चाहिए। सामने वाले की प्रॉब्लम ना वैसे ही सॉल्व हो जाती है जब उसे कोई सुनने वाला मिल जाता है ना। जब हमें हमारी दिल की बात सुनने वाला मिल जाता है ना, हमारी आधी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो बी अ गुड लिसनर, कभी कभी किसी की बात सुनो भी। एंश्योर्स प्रॉपर फीडबैक। एक कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी ख़त्म होती है जब आपको सामने से फीडबैक मिलता है। आपने किसी को मैसेज किया, आजकल लगता है ना व्हाट्सएप पे मैसेज में ब्लू टिक लगता है, ये तो पता चल गया दैट मैसेज हैज़ बिन रेड। बट कब पता चलेगा कि कुछ रिस्पॉन्स है सामने से, जब वहाँ से कुछ रिप्लाई आएगा। कम्युनिकेशन तो तभी कंप्लीट होगा ना जब रिप्लाई भी आएगा। तो हमेशा इंश्योर करो कि फीडबैक आ रहा है। फॉलो अप एक्शन, हमेशा रेगुलर रहो, फॉलो अप करते रहो, रिव्यू करते रहो, सबॉर्डिनेट्स को टाइम टू टाइम बताते रहो। तभी तो तुम्हें बताती रहती हूँ यार, 90+, 90+, 90+, भूल जाते हो ना तुम लोग, इसलिए बार बार याद दिलाती रहती हूँ। कम्युनिकेट फॉर द प्रेजेंट एज वेल एज फॉर द फ्यूचर। हम ये आज के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं, हमें आगे तक के लिए जाने, ये हमारा सफ़र यहीं 12th तक थोड़ी ख़त्म होने वाला है, बहुत आगे तक हम जाने वाले हैं एक साथ। तो आज के लिए भी कम्युनिकेट करना है और आगे के लिए भी। कंसल्ट अदर्स बिफोर कम्युनिकेटिंग। जब आप कम्युनिकेट कर रहे हो कोई मैसेज, सो इट इज़ बेटर टू इन्वॉल्व द अदर पीपल एज वेल। मतलब अपने कम्युनिकेशन को और अच्छा करने के लिए आप और लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, उनके साथ भी क्लैरिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे 9 पॉइंट्स थे जो ये बताते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को और अच्छा बना सकते हो, ठीक है। अभी बस हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है, कम्युनिकेशन प्रोसेस। बस उसके बाद हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट। अब हमारा लास्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, या आप इसे कम्युनिकेशन की प्रोसेस भी कह सकते हैं। और इस प्रोसेस के लिए, इस कम्युनिकेशन के लिए, DM मी फॉर द सॉन्ग, DM मी फॉर अ सॉन्ग, DM मी फॉर अ सॉन्ग, अब सच में मत करने लग जाना। सो इस कम्युनिकेशन के अंदर DM मी फॉर सॉन्ग या एक्रोनिम आप लिख सकते हैं, जहाँ पर D है हमारा डिकोडिंग, M है हमारा मैसेज, फिर दूसरा M है मीडिया, E है हमारा एनकोडिंग, और आपका ये जो F है ये है फीडबैक, R है रिसीवर, और S है सेंडर। हालांकि ये जो प्रोसेस है ये आपको सीरियल वाइज याद करनी है, सिर्फ एक्रोनिम के लिए हमने आगे पीछे किया है, बट ये जो 7 के 7 पॉइंट है ये आपको लाइन वाइज ही करना है क्योंकि एक प्रोसेस भी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और DM से मुझे याद आया कि आज नहीं तो कल तक मैं आपको अपना एक इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी दे दूँगी, क्योंकि इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगी मीन्स, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, हो सकता है इनकी कुछ क्वेरीज हो, लेकिन बहुत टाइम मेरे वीडियो पे कमेंट बॉक्स ऑफ हो जाता है।
तो कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप नहीं कह पाते हो या फिर पब्लिकली आप नहीं कहना चाहते अपनी क्वेरीज़ को, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, या कोई टॉपिक है जो आपको दोबारा से एक बार देखना है तो वो आप बता सकते हैं, तो वो मैं ऐड ऑन कर दूँगी सून। तो स्टार्ट करते हैं। सेंडर। सेंडर क्या होता है? मीन्स वो पर्सन जो अपनी बात, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ रिसीवर तक पहुंचाना चाहता है, वही है एक्चुअल सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। यानी कि जो कम्युनिकेशन का ओरिजिन है वो सेंडर से निकलता है। आपको गए थे इंस्टीट्यूट, वहाँ देखा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तो ऐसा कुछ था, सेंडर निकला। अब आपने पता लगा लिया नंबर वंबर, अब आपको करनी है बातचीत, तो आप है सेंडर, यू आर द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब मैसेज। मैसेज मतलब वही अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज़, ऑर्डर, सजेशन, वो जो भी दिल में जो भी है वो बस कह डालना है। सो दिस इज़ योर मैसेज। तो सेंडर के बाद इंफॉर्मेशन का सोर्स बना और उसके बाद आया मैसेज। देन एनकोडिंग। अब एनकोडिंग क्या होता है? ये एग्ज़ाम टाइम में आप लोग बहुत इस्तेमाल करते हो ना, कि एग्ज़ाम से पहले ही अपने कुछ सिंबल्स बना लेते हो कि भाई मैंने अगर ऐसे ऐसे दो उंगली दिखाई तो इसका मतलब मुझे सेकंड बता दी हो, या ABC के आपने बता दिए कुछ सिंबल्स। तो एनकोडिंग का मतलब क्या होता है ना, कि अपने मैसेज को किसी सिंबल्स में कन्वर्ट कर देना, पिक्चर्स में कन्वर्ट कर देना, गेस्चर्स में कन्वर्ट कर देना। आपने देखा भी होगा व्हाट्सएप पे ऊपर लिखा आता है दैट योर मैसेजेस आर एंड टू एंड एनक्रिप्टेड सो दैट नो अदर थर्ड पार्टी कैन रीड योर मैसेज। तो दैट मीन्स जो ओरिजिनल मैसेज था हमने उनको कुछ सिंबल्स में कन्वर्ट कर दिया है ताकि कोई और उसको समझ ही ना पाए। ठीक है। फिर मीडिया। मीडिया मतलब जिसके थ्रू आप एनकोडेड मैसेज को ट्रांसफ़र करने वाले हो, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे हो, सो व्हाट्सएप और इंटरनेट इज़ योर मीडिया, राइट। उसके बाद डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होता है कि जब जो मैसेज डेस्टिनेशन पे पहुंचता है ना, तो वही जो आपने मैसेज को कन्वर्ट किया था ना सिंबल्स में, अब वो सिंबल्स हमने ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे फिर से, ताकि जिसको आपने मैसेज भेजा है उसको वो बात समझ आ सके। नाउ द रिसीवर। रिसीवर का क्या मतलब है? वो पर्सन जिसके साथ आप कम्युनिकेट करना चाहते थे, जिसके पास आपका मैसेज पहुंच चुका है। अब देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। सो फीडबैक से पता चलेगा कि आप ब्लॉक लिस्ट में हैं या थम्स अप मिला है। ठीक है। सो फीडबैक के अंदर वो सारे एक्शंस होते हैं जिससे ये पता चले कि सामने वाले को आपका मैसेज समझ आ चुका है। बट इस पूरी प्रोसेस में एक प्रॉब्लम है। क्या? नॉइज़, यानी कि शोर शराबा। अब कैसा शोर शराबा है ये? कई बार क्या होता है, आपने सिंबल ही कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग भेजे। कई बार होता है ना, हम एक दूसरे को इमोजी सेंड करते हैं। अब आप उस इमोजी का मतलब कुछ और समझ रहे होते हो और सामने वाला उस इमोजी का मतलब कुछ और समझ रहा होता है, तो ये भी है एक प्रॉब्लम। दूसरा, पुअर टेलीफोनिक कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन भी बोल सकते हैं अब तो हम, है ना। एन इनअटेंटिव रिसीवर। हाँ, आप लंबी चौड़ी आप उससे बात कर रहे हैं, लेकिन वो तो हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वही लैक ऑफ अटेंशन। फॉल्टी डिकोडिंग, यानी कि आपने डिकोडिंग गलत करी, ओरिजिनल मैसेज जो आपने सिंबल्स को ओरिजिनल में कन्वर्ट किया वो गलत किया। पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैसेज, हमें समझ ही नहीं आया मैसेज। रॉन्ग गेस्चर्स थे आपके, मतलब जो मूवमेंट्स थे वो सही नहीं थे, तो ये नॉइज़ क्रिएट करते हैं। यानी कि नॉइज़ मतलब मैसेज को ख़राब कर सकते हैं। ये जो आपको प्रोसेस का मैंने नीचे डायग्राम बनाया है, अगर प्रोसेस आती है तो डायग्राम ज़रूर बनाइएगा, फुल मार्क्स तभी मिलते हैं हमें, है ना। तो बिल्कुल ये एज इट इज़ आपको बनाना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। और ऑलमोस्ट हमने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए हैं, 6-7 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं इसी के साथ। तो बिल्कुल प्रिपरेशन चलती रहनी चाहिए लगातार। मिल लेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर के साथ।